हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, आपके हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हम स्पेशली जो क्लास 12 हिंदी का खंड का होता है, कौन सा खंड? खंड का जो होता है आपका, जो 50 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, इस पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें आप बहुत ही आसानी से 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आएंगे। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, तो यू कैन डू इट। आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड का के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, लेखक का भी और कवि का भी, और कहानी, खंड काव्य, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक मैराथन क्लास होगा। हो सकता है क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ना तो ऐसा आपको कोई बताएगा। ठीक है, ये सीक्रेट है और मैंने इसमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 22 फरवरी को एग्जाम देने से पहले ये वीडियो देखकर जाना, नहीं तो पड़ेगा बाद में आपको पछताना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भैया हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आप जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे हिंदी का, तो सबसे पहले हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है, जो कि 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और अगर ये 10 नंबर कंप्लीट करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना होगा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट कर देगा, क्योंकि हमारे क्लासेस जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट ही लेते हैं और जो ब्रिलियंट नहीं है उनको हम ब्रिलियंट बना देते हैं। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? मैं बोल रहा हूं, आप लोग पहले ही आंसर दे दिया कीजिए कमेंट में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादक थे। खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है जैनेन्द्र कुमार, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर और देख लीजिए जाकर, ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, सब कुछ मैंने उन्हीं का लिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? ये तो सबको पता होगा, आई थिंक आप सभी को पता होगा। का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर का इज राइट। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जल्दी बताइए, शायद आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है रामकुमार वर्मा की, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और घा है श्याम सुंदर दास जी की। तो भैया ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारत दुर्दशा। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। यहां पे संपादक लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रथम संपादक क्या लिखेंगे आप लोग? संपादक। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है ये बताइए। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है हरदेव बाहिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बताओ जल्दी से, सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? जैसे युग होता है, ठीक है,
इसमें कोई भारतेंद्र युग का होगा, कोई द्विवेदी युग का होगा, कोई प्रगतिवादी युग का होगा, कोई छायावादी युग का होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन से युग के हैं? का है भारतेंद्र युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग और घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? ये इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं पता भैया उसको समझ लीजिए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नहीं पता तो चुल्लू भर पानी ले लीजिए, डूब जाइए। का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्कंद गुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कितनी बार बताया जाए और कितने फेमस ये कवि हैं आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में भी आपने इनको पढ़ा होगा और 12th में भी आपका चैप्टर है श्रद्धा मनु। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है मुंशी प्रेमचंद। तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। 9 नंबर, ये आपके चैप्टर आपके लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह किसका है? पृथ्वी पुत्र का है सरदार पूर्ण सिंह, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है हरिशंकर परसाई, घा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पृथ्वी पुत्र जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। 10 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है भैया? तो अंतराल नहीं है, त्रिशंकु नहीं है, तट की खोज नहीं है, वागधारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तो ये थे आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 10 क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको और भी सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ना होगा। फ्री में नंबर नहीं मिलते, मेहनत तो करना होगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश। भैया गद्यांश जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। वैसे ये बहुत ही इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये इजी है या नहीं है वो आप ही जानते हैं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इजी होता है। इसमें करना क्या है, गद्यांश दिया गया उसको पढ़ लो, उसके नीचे 5 क्वेश्चन उसका आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। क्या है, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम पहचानना आना चाहिए, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और शायद मैंने एक ऐसे गद्यांश को लिया है जिसमें चैप्टर का नाम पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे गद्यांश है जिसमें चैप्टर के कुछ कीवर्ड दिए रहते हैं। जैसे राष्ट्र का स्वरूप है उसमें राष्ट्र रहेगा, अशोक के फूल है उसमें अशोक रहेगा। लेकिन भैया इसमें बताओ, आप लोग इसमें गेस करो। देखो, का कई महीनों बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वो धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे गले से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। अब देखिए इतना बड़ा गद्यांश दिया गया, 5 क्वेश्चन इसके नीचे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर आपने पहचान लिया ये किस पाठ से है, बहुत आसानी से लिख देंगे। 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना होगा, दोनों में से किसी को तो आप पहचान ही लेंगे। टेंशन नहीं लेने का, हिंदी में कुछ भी नहीं है, मैं जो बताता हूं तैयार करो, 100 में 100 लाओगे, बस राइटिंग पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये पाठ किस पाठ से लिया गया? ये हमारे निंदा रस से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। हमें पाठ और लेखक का नाम लिखना है, अभी हम संदर्भ लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए जो 2-3 लाइनें हैं जिनके नीचे रेखाएं हैं, इतने का आपको व्याख्या करना है। तीसरा, का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को भुजाओं में जकड़ लिया। ये देखो, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि का जो है वो तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। बस हो गया। ठीक है, चौथा देखिए, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। ये सीधा सीधा आंसर है। देखो यहां पे जकड़ा तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अभी मैं बताऊंगा, सब कुछ टेंशन मत लो। 5वां, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो सब कुछ इसमें लगा हुआ है।
आप लोग टेंशन मत लो। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटे तुझे गले से लगा लूं। ठीक है। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। अभी मैं एक एक का आंसर बताऊंगा, सबका आंसर गद्यांश में ही छिपा है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल सा है। एक काम करो, आपके पास पेज तो रहेगा ही बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ आपको करना क्या है, जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें, जो इसका फर्स्ट वर्ड है का कई, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो का कई। अब मैंने ये क्यों लिखा? आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या है? तो भैया इसका मतलब है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, करना तो एक ही होगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है? क्योंकि क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, ये उन्हीं के लिए होता है कि मैंने ये वाला किया है भैया, उनको प्रूफ करने के लिए। ठीक है। अब लास्ट वर्ड क्या है? चूर कर डाला, इसको भी लिख दीजिए ऐसे, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने कौन सा किया। प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको ऊपर डालना ही है भैया। पूरे हिंदी की कॉपी कैसे लिखे मैंने आपको प्रोवाइड पहले बता दिया, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, देख लो कैसे कॉपी लिखना है ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो देखो अब हम एक एक का आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया हमें नंबर 1 करके एक हेडिंग डालना है, संदर्भ। देखिए पाठ और लेखक के नाम के लिए संदर्भ सबसे बेटर रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम पाठ का नाम बराबर लिख दे निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, तो क्या हमें नंबर मिलेगा? ऑफ कोर्स फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लिखते हैं पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, पूरा नंबर मिल जाएगा, नो टेंशन। संदर्भ लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये बच्चों में रहती है। मेरे पास कई स्टूडेंट ने कमेंट किया सर ये पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई लिख दें, संदर्भ ना लिखें तो हमें नंबर मिलेगा। आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, पूरा नंबर मिलेगा, नो टेंशन। बट मैं संदर्भ बता देता हूं कैसे लिखना है। देखो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है। अब आपका जो पाठ्य पुस्तक है भैया ये कौन सा भाग है? ये गद्य भाग है, तो ब्लैक पेन का यूज करके लिखेंगे गद्य भाग। अगर आप इसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और बेटर दिखेगा, इसको भाग कर दीजिएगा। ठीक है, भाग, गद्य भाग में संकलित, में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार। अब आपको लिखना है लेखक का नाम। देखिए हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार मैंने लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं या फिर संकलित तथा डायरेक्ट लेखक का नाम भी लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई, बट ऐसे लिखेंगे थोड़ी विशेषता लिखकर भाई कितना अच्छा लगेगा लेखक को भी और चेक करने वालों को भी। तो हरिशंकर परसाई या आगे श्री हरिशंकर परसाई लिख सकते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? मैंने बताया था निंदा रस, इसको ऐसे लिख दीजिएगा निंदा, निंदा रस। ठीक है। शीर्षक निबंध, शीर्षक निबंध से अवतरित है, से अवतरित है। ठीक है, तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना होगा जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम होना चाहिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया था डायरेक्ट हेडिंग डाल के, या ऐसे संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, पाठ्य पुस्तक के लिख दीजिएगा, के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। लेखक का नाम आ गया, पाठ का नाम आ गया, बिल्कुल सही है। और हमने यहां पे कर लिया है अपना 2 नंबर कंप्लीट, ऐसे एग्जामिनर देगा 2/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
मतलब आपको जिसके नीचे रेखाएं उतने का व्याख्या करना है। वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। अब देखो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के 2-4 लाइन 6 लाइन एक्स्ट्रा करके अपनी तरफ से अच्छे से लिख देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं रहेगा, कैसे लिखेंगे? ये याद करने वाली चीजें नहीं है। आप खुद में राइटर हैं, राइटर कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भी हमारे ही सोसाइटी से थे। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मतलब इसी तरह से जैसे आप अलग अलग बुक को अगर उठाएंगे तो इसका अलग अलग आप व्याख्या देखेंगे। इसका मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार व्यक्त किए गए, तो आप अपने तरीके से लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप याद करके ही जाएं, तो ऐसे लिख दीजिएगा। देखो जैसे मैंने लिखा है, लेखक के एक मित्र जो कई माह बाद उनसे मिलने आए थे और मित्र होने का झूठा आडंबर रचते थे, वे उनके कमरे में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले तूफान की गति से अंदर आए। इसके उपरांत उन्होंने धूल और हवा से बने चक्रवात या बवंडर की तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ दिया। इस स्थिति में उन्हें दुराभाऊ एवं आडंबरी उस धृतराष्ट्र की याद आ गई जो बाहर से भीम को अपना स्नेह दर्शाकर उनकी हत्या करना चाहता था। यह बात अन्यथा है कि जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी भुजाओं में जकड़ा हुआ था वो भीम ना होकर उसका पुतला था। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करके लिख देना है। ठीक है, दैट्स द सेकंड आंसर। और 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट, 4 कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। का किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो देखो ये लिखा है, का जो है वो तूफान की तरह अपने कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। देखो ये लिख गया, का अर्थात लेखक, का को लेखक को का से प्रदर्शित किया गया है। लेखक के मित्र तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। ठीक है, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो भैया भीम के पुतले की याद आ गई। देखिए यहां पे लिखा है, ये जब जकड़ा तो भीम के पुतले की याद आ गई, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेखक को उस भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहता था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर कंप्लीट। आप कहेंगे सर ये नाइंसाफी कैसी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें थोड़ा बड़ा लिखना था, थर्ड फोर्थ में तो कुछ नहीं है। देखो भैया कहीं खुशी तो कहीं गम, ऊपर बड़ा लिखना था आपको आंसर, नीचे छोटा छोटा लिखना है। भाई आपकी मजबूरी भी समझते हैं एग्जामिनर। 5th नंबर, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। तो ये देखो क्या है, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को देखिए, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को वास्तव में भीम समझकर उसकी हत्या करने के लिए अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, सिर्फ यही किया था। ये लो भैया आपका 10 नंबर कंप्लीट। एग्जामिनर भी देगा, लो भाई 10 में 10। ठीक है, ऐसे देगा। अगर ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें कुछ नहीं है, गद्यांश में कुछ नहीं है। अपनी तरीके से लिखिए, डरिए बिल्कुल मत कि मेरा नंबर कट जाएगा। नंबर नहीं कटेगा अगर आपने अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया है, अच्छे से आपने कॉपी में लिखा है, नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो भी हम जैसे मनुष्य ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट आते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। ये आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कितने नंबर के आते हैं ये जल्दी बताइए। 10 नंबर के, ये भी गद्यांश के भाई पद्यांश। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक लिया है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। मतलब इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझना। तो देखिए ये हमारे किस चैप्टर का है, ये हमारे कैकेयी का जो अनुताप चैप्टर है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये उसी से लिया गया है भाई। इसमें देखिए क्या है, राम जी होते हैं, मतलब राम जी वनवास पे चले गए थे, आपको पता है कैकेयी जी ने उनको वनवास करवा दिया। तो राम जी से मिलने कैकेयी, भरत और बहुत सारे लोग गए हुए थे, एक पंचवटी में बैठे हुए थे। तो वहीं पे क्या होता है, बातें होती हैं, कैकेयी जी सोचती हैं कि राम जी जो है फिर से अयोध्या वापस चले। ठीक है, तो देखिए क्या कहती हैं, कैकेयी जी कहती है, निज जन्म जन्म, वो अपना अनुताप करते हुए कहती है, पछतावा करते हुए कहती है, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी खुद को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगद ना पाऊं, मतलब मैं जन्म जन्मांतरों तक ये सुनती रहूं कि
निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब ये जीव मेरा जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि जो रघुकुल की रानी थी ये जो है उन पर धिक्कार है, जिनको स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया, जिसने राम जी को वनवास कराया उस महारानी पर धिक्कार है। लेकिन वहां सभा में कई लोग बैठे हुए थे, सिर्फ वही नहीं थे, कई लोग बैठे हुए थे। तो क्या कहते हैं वो लोग, राम जी भी उसमें शामिल थे। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, फिर वहां जो सभा बैठी थी वो एक स्वर में कहती है वो माई धन्य है, वो माई को 100 बार धन्य है, जिस जननी ने है जना भरत सभाई, मतलब जिस मां ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। फिर क्या होता है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जितने भी सभा में लोग बैठे थे वो श्री राम जी के साथ फिर से एक बार स्वर में कहते हैं 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, यानी कि वो माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, क्योंकि भरत जो है वो नहीं चाहते थे कि राम जी को वनवास हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। सबसे पहला, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया इसमें भी वही लिखना है जो मैंने आपको उसमें बताया था, मतलब इसमें कवि का नाम लिखना है, संदर्भ यहां पे भी आपको लिखना होगा। ठीक है। दूसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो आप जानते हैं कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मेरे जो प्राण है वो जन्म जन्मांतरों तक यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो माते, वरन वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पांचवा, प्रभु के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? जो वहां पे सभा बैठी थी वो क्या चिल्ला उठी? प्रभु के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी, भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, 100 बार धन्य है। ऊपर दिया गया है सब कुछ, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो उसमें मैंने किया था, डॉट डॉट वाला। देखो निज जन्म जन्म, निज जन्म लिख देंगे ऐसे, देखो निज जन्म, ठीक है। फिर डॉट डॉट ऐसे करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट करके लाल की माई लिख देंगे, ठीक है, लाल की माई, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। अब हमें हेडिंग डालना होगा फर्स्ट वाला जो कि है भैया संदर्भ। क्या है? संदर्भ, ठीक है। ऐसे हम प्यारा सा हेडिंग डालेंगे। ये रंग बिरंगे पेन मत यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये हरा, पीला, लाल, नारंगी ये सब बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पेन सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू यूज करना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ये हमें करना है। तो हम लोग लिखेंगे संदर्भ, देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि भाई ये पद्यांश है तो यहां पे पद्यांश लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश। अब यहां पे डायरेक्टली हम कवि का नाम भी लिख सकते हैं, देखिए श्री मैथिली शरण, श्री मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, ठीक है, द्वारा रचित। देखिए मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है जिसको हम साकेत के नाम से जानते हैं। साकेत बहुत ही ज्यादा फेमस है भैया, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम दूसरा है। तो साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए आप और बेटर लिखने का प्रयास कीजिएगा, खुद को और अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, ये बेटर रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, कौन सा भाग है स्टूडेंट? ये है पद्य भाग, ठीक है, पद्य भाग में संकलित। अब आपको लिखना है कविता का नाम, पाठ का नाम, अपना शीर्षक का नाम, तो है भैया ये कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप। शीर्षक काव्यांश, शीर्षक
काव्यांश से अवतरित है, से अवतरित है। काहे की टेंशन, ठीक है। देखो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे कवि हो गए द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित। अब पाठ का नाम कैकेयी का अनुत्पात शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। काम हो गया, बस यही लिखना है भाई। किसी भी कवि का लिखना हो, किसी भी दूसरे पाठ का, आप कवि का नाम और पाठ का नाम चेंज कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट और 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, इसका व्याख्या करना है, देखते हैं। तो देखिए सेकंड हेडिंग हमारा जो रहेगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया था इतने का आपको व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, मतलब कैकेयी जी कहती हैं तो उसको ऐसे कुछ प्रेजेंट करना। अभी मैंने बताया था कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। ठीक है, कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। मतलब आपको सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों का अपने वर्ड्स में व्याख्या करना है। ठीक है, अलग से आपको कुछ भी नहीं लिखना। थर्ड क्वेश्चन 2 नंबर हमारा यहाँ पे भी कंप्लीट होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो देखिए वो स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। अभी मैंने जब आपको थोड़ा मीनिंग मैंने बताया था तो मैंने बताया था कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बस हो गया, ये चौथा क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। चूंकि सभा में श्री राम जी भी उपस्थित हैं और कैकेयी जब अपना प्रायश्चित करती हैं तो श्री राम जी उनसे कुछ कहते हैं। देखो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो। ठीक है, वरन वो माता सौ भार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। यानी कि वो कहते हैं कि ऐसी माता को 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यानी कि जब कैकेयी जी का अपमार्जन करती हुई सभा वहां पे जो बैठी थी वो क्या चिल्ला उठी। तो देखिए प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। तो भैया ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा और ऐसे लिखोगे तो आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय, फिर कवि का, ठीक है, कहानी। चलिए देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय। जैसे आपके एग्जाम में हिंदी के पेपर में पहले लेखक का साहित्यिक परिचय आएगा, फिर कवि का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक का साहित्यिक परिचय जो कि 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर 12th में तो ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, बट आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है, उसके बाद में इनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर अगर केवल साहित्यिक परिचय लिखें, उनकी रचनाओं को लिख दें तो नंबर मिलेगा, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि साहित्यिक परिचय मेन है। जीवन परिचय बहुत छोटा सा अगर लिख देंगे कि इनका जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, बस बहुत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। बस आपको इनका जन्म इनकी मृत्यु लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, अब लिखना सबसे मेन हेडिंग साहित्यिक परिचय। आप चाहे तो केवल साहित्यिक परिचय लिखकर भी रचनाओं को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है इनका हिंदी साहित्य में कैसा योगदान है, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इनको कैसे कैसे इनाम मतलब पुरस्कार मिले। ठीक है, तो देखो डॉक्टर अग्रवाल
भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। ठीक है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो इतना सा आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। याद रहे, साहित्यिक परिचय मेन है, 80 शब्दों में आपको टोटल लिखना होता है। तो साहित्यिक परिचय अपने अकॉर्डिंग लिखिए। रचनाएं फिर आते हैं, रचनाओं को कैसे लिखेंगे, या कृतियां, दोनों नाम सेम ही है, चाहे आप रचनाएं बोले या कृतियां बोले। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो, निबंध इन्होंने कौन कौन सा लिखा? निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिन कालीन भारतवर्ष शोध प्रबंध को किया। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनका आलोचना है। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी इन्होंने किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। एक छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इनकी रचनाओं को लिखना है। दैट्स अ मेन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कवि का साहित्यिक परिचय। हम लोग देखते हैं कवियों में मैंने ऐसे कवि को लिया है जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और 5 नंबर आपका क्लियर कराएंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी को मैंने इसमें लिया है। और जयशंकर प्रसाद जी आपके 12th में नहीं, हाई स्कूल से ही आपके साथ है। तो जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे वो आपके साथ नहीं छोड़ने वाले। तो इसमें भी क्या करेंगे, जीवन परिचय एक छोटा सा लिखेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। छोटा सा जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय हम लोग लिखते हैं। देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब ये छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। ये नाटककार थे, नाटक भी लिखते थे, कथाकार थे, कथा भी लिखते थे, उन्नायक और उपन्यासकार भी थे, यानी कि उपन्यास भी लिखते थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व में से इन्हें अलंकृत किया। रचनाओं में देखिए, साहित्यिक परिचय होगा। रचनाओं में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ में इन्होंने बहुत ही फेमस रचनाएं दी, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनका काव्य ग्रंथ है। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी इनकी कहानियां हैं। उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, यानी कि अपूर्ण है, ये पूरी नहीं हो सकी थी। निबंध में इन्होंने काव्य और कला तथा अन्य निबंध। निबंध में इन्होंने बहुत कम रचनाएं की हैं, ज्यादातर एक काव्य रचनाएं ही किया करते थे। चंपू में प्रेम राज्य। ठीक है, तो ये होगा जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। मतलब इसमें आपको करना क्या है, छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाओं को लिखना है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया इस तरह लिखोगे तो आपको 5+5 जीवन परिचय के 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कहानी। देखिए, कहानी में आपके 12th हिंदी में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पंचलाइट और दूसरा है बहादुर। ये नंबर फिक्स होता है आपका, 5 नंबर इसका एकदम फिक्स होता है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, इसका सारांश और उद्देश्य दोनों को पढ़ लीजिए। ये 5 नंबर आपका फिक्स। देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अछूते रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मतलब जो है हमारी जो बहादुर कहानी है, ये अमरकांत जी की कहानी है। वैसे हमें तो उद्देश्य लिखना है, आखिर इस कहानी का मेन पर्पस क्या है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ पर्पस है। वी हैव टू बी अ टॉपर, आई हैव टू बी अ टॉपर, आपको टॉपर बनना है या फिर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाना है, एक टारगेट है। तो इस कहानी का भी उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है वो लिखना है।
इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब श्रम, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनका शोषण सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही नहीं करते, पूंजीपति लोग, बल्कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी ये काम करते हैं, उसमें वो पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। मतलब बहादुर जो है उसको नौकरी पर रखा गया, फिर उसके साथ पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, ठीक है, मेरा मुन्ना बच्चा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया गया, उसको बहुत ज्यादा अपमानित किया गया, मारा, पहले तो उसको गाली गलौज दिया गया, ठीक है, मारा पीटा गया और यहाँ तक कि झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाया गया। फिर बहादुर छोड़कर चला गया। बहादुर कहानी के सारांश में मैंने आपको बताया है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। जब वो चला जाता है बहादुर, तो वो लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। मतलब सभी लोगों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए, ये कहानी का उद्देश्य है, ठीक है। मतलब बहादुर कहानी का उद्देश्य है कि गरीब हो या अमीर हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार या कुकृत्य नहीं करना चाहिए। आप अगर नौकर रख रहे हैं तो उसको, अगर आप उससे काम करवाना जानते हैं तो उसको भाई व्यवस्था देना भी आपको आना चाहिए। तो ये आपका पंचलाइन कहानी यानी बहादुर कहानी हो जाएगी। अलग अलग कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सर्च करोगे सब मिलेगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक इसमें बचता है जो कि है भैया खंड काव्य। और खंड काव्य मैं आपको बताता नहीं हूं, इसका नंबर फिक्स होता है। और क्यों फिक्स होता है, क्योंकि ये जो है हर एक जिले में, कुछ जिलों को एक वर्ग में रखा गया है, किसी में त्यागपति है, किसी में रश्मिरथी है, किसी में श्रवण कुमार है, ठीक है। आप में कौन सा है कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। तो इस तरह से आप 50 मार्क बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो खंड काव्य है इसका नंबर फिक्स होता है, आपके जिले में जो है उसको पढ़ लीजिए, नंबर फिक्स है, ठीक है। तो भैया ये क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ज्यादातर टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आज की इस क्लास में इतना। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।